हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में जनन, अर्थात हम और आप सभी इस धरती पर कैसे आए हैं। इस धरती पर आने से पहले हम लोग का प्रोसेस क्या हुआ था, उसे ही हम पढ़ने वाले हैं कि जो मानव में जनन होता है ना, मानव में जनन क्या होता है। इससे पहले हमें एक वर्ड को जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर जो हमारा प्रजनन होता है ना, प्रजनन होता क्या है। हमारा कौन सा वर्ड है, तो ये हमारा वर्ड है प्रजनन। तो याद रहेगा कि अपने समान ना जो धारी होते हैं, जैसे कि हम सभी, आपके मम्मी पापा हुए चाहे हमारे मम्मी पापा हुए, तो जो धारियों के द्वारा अपने समान जुधारियों के द्वारा अपने समान संतानों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वह हमारी प्रजनन कहलाती है। अब अपने समान जुधारियों को उत्पन्न करना, तो आप देखोगे ना कि हम कहीं ना कहीं अपनी मम्मी के समान होता है, अपने मम्मी पापा के समान होते हैं, या फिर जो पूरा मानव समाज होता है ना, पूरे मानव समाज के समान होते हैं। क्योंकि आप देखते हो कि आप जितने भी मानव देख लोगे ना, उनका भले ही रूप हो या फिर रंग हो चेंज हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो पूरा शरीर होता है ना, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हाथ का बनना हुआ, पैर का बनना हुआ, नाक का बनना हुआ, आँख, मुंह, सब कहीं ना कहीं मिलता जुलता रहता है, पूरा एकदम मिलता जुलता है। बस आपका आप मिला लीजिएगा किसी से भी, बस आपका रंग और ना मतलब हाइट हुआ, रंग हुआ, ये साइज हुआ, ये सभी अलग होंगे, लेकिन जो उनकी पूरी स्ट्रक्चर होगी ना, जैसे कि हाथ हुआ, पैर हुआ, ये सब का होते हैं एक समान होते हैं। तो ये क्या हुआ, तो जो धारियों के द्वारा अपने समान संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया हमारी प्रजनन कहलाती है। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि जो प्रजनन है, प्रजनन क्यों जरूरी है। यहाँ पे जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है ना, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि जो हमारा प्रजनन होता है, प्रजनन क्यों जरूरी होता है। तो कहिएगा प्रजनन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पहला तो इस संसार में मानव की जाति बनाए रखने के लिए, ठीक, इस संसार में मानव या अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, ठीक, मानव या अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, अपनी जाति को बनाए। दूसरा, पर्यावरण को अनुकूल रखने के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, पर्यावरण को अनुकूल रखने के लिए, पर्यावरण को अनुकूल रखने के लिए, पर्यावरण को अनुकूल रखने के लिए। इसमें एक और वर्ड आता है, वो माइंड में नहीं आ रहा है, जब आएगा होता है, बस इसमें याद रहेगा ना, प्रजनन जो होता है इन सब के लिए जरूरी होता है। और भी मतलब टॉपिक्स होता है, लेकिन नॉर्मली जब प्रजनन पढ़ रहे हैं तो हमें प्रजनन में इन दोनों हेडिंग की पूर्ति हो जाती है कि जो मानव होगा ये अपनी जाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करेगा, या फिर जो कोई भी जुधाई होगा या प्रजनन अपनी जाति को बनाए रखने के लिए करेगा इस ब्रह्मांड में। और सेकेंड, आप देखते हो कि जो हमारा ना ये पारितंत्र होता है, पर्यावरण नहीं पारितंत्र, कौन सा, पारितंत्र, जो हमारा पारितंत्र होता है ना, पारितंत्र को बनाए रखने के लिए जो प्रजनन जरूरी होता है। क्योंकि आप देखते हो जो पारितंत्र का घटक होता है यह सभी जीवों से मिलकर बना होता है। अगर इसमें से एक भी चैन टूटा ना, तो जो पूरा पारितंत्र यह अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो पारितंत्र को का अनुकूल रखने के लिए भी प्रजनन जरूरी होता है। क्योंकि जो प्रजनन होता है, प्रजनन बस मानव में ही नहीं बल्कि सभी जीवों में होता है। तो अगर मान लीजिए कि सभी जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया हो ही नहीं, तो कहीं ना जीव समाप्त होने लगेंगे। जब जीव समाप्त होने लगेंगे तो जो हमारा पारितंत्र होगा ना, पारितंत्र की जो श्रृंखलाएं होंगी वो टूटने लगेंगी। जब पारितंत्र की श्रृंखलाएं टूटने लगेगी तो वहां पे ये जो हमारा पारितंत्र हो जाएगा, पारितंत्र अस्त व्यस्त हो जाएगा, अर्थात असंतुलित हो जाएगा। जैसे कि नहीं देखते हो कि कोई राजा कंट्रोलर होता है, ठीक, यहाँ पे कोई जैसे कि हमारी प्रशासन व्यवस्था हुई, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं जो प्रशासन व्यवस्था है ना, ये पूरे भारत देश को या फिर मान लीजिए पूरे भारत देश को जकड़े हुई है। अगर इस ये जो हमारा प्रशासन तंत्र है, प्रशासन तंत्र में से अगर एक भी कहीं से हमारा चैन टूटा है, तो वही ना देखा देखी मतलब उसके अनुकूल आते आते सभी अपने आप को बदलने लगेंगे। तो ये जो हमारा प्रशासन होगा ये अस्त व्यस्त होने लगेगा। तो प्रजनन जो होता है ये हमारे पारितंत्र के लिए भी क्या होती है, आवश्यक होती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मानव में जनन होता है ना, मानव में जनन क्या होता है, ठीक, जो हमारा मानव में जनन होता है, मानव में जनन क्या होता है। तो याद देखिए, ये जो हमारा मानव में जनन होता है ना, मानव में जनन जो होता है ये 4 चरणों में कंप्लीट होता है। लेकिन इतना बेसिकली आपको जानना नहीं जरूरी है, बस याद रहेगा कि जो मानव का जनन होता है ये 4 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला जो होता है ये युग्मक जनन होता है, ठीक, इसमें युग्मक जनन होता है। तो इतना डीपली मत जाइए, बस देखिए मानव में जनन क्या होता है। तो देखिए मानव में जनन होता कैसे है। पहला तो प्रक्रिया होती है हमारे निषेचन की। मानव में जनन की जो पहली प्रक्रिया होती है ये हमारी होती है निषेचन की। पहली प्रक्रिया होती है ये हमारी होती है निषेचन की। अब निषेचन क्या होता है, पॉइंट तो बनना ना, बताइए कि निषेचन क्या होता है। तो याद रखिएगा ना कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की जो हमारी प्रक्रिया होती है वह हमारा निषेचन कहलाता है। क्या, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मिलने की प्रक्रिया या फिर संयोग होने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक।
अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की जो हमारी प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब निषेचन किसी किसके बीच होता है, तो यहाँ पर जो हमारा निषेचन होता है ये हमारे अंडाणु और किसके बीच होता है, तो ये हमारे शुक्राणु के बीच होता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा अंडाणु होता है, अंडाणु बनता क्या है, अंडाणु होता क्या है, पॉइंट तो बनना है ना कि बताइए अंडाणु क्या होता है। तो ऐसे है, ये जो अंडाणु होगा, अंडाणु आप सभी जानते हो कि जो अंडाणु क्या होता है। तो देखिए ये मान लीजिए ना कि ये हमारा क्या है, मादा गर्भाशय है, ठीक, ये हमारा क्या है, ये कुछ ऐसा हमारा मान लीजिए कि ये क्या है, मादा गर्भाशय, ठीक, ये जो क्या होती है ये मादा जनन तंत्र की ये क्या है, हमारी संरचना है, ठीक। तो ये जो थैलीनुमा संरचना होती है ना, इसे हम बोलते हैं अंडाशय। तो जो हमारा अंडाणु का निर्माण होता है यह इस अंडाशय में होता है। ये जो हमारा अंडाणु होता है, अंडाणु का निर्माण जो होता है ये हमारे कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। जो हमारा सेकेंड होता है शुक्राणु, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि जो शुक्राणु का निर्माण होता है ना, यह जो नर जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र का जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस अर्थात वृषण, तो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में इसमें क्या होता है, तो हमारे शुक्राणु का जन्म होता है। अंडाणु का जो निर्माण होता है ये हमारे अंडाशय में होता है, लेकिन जो वहीं पे जो हमारा शुक्राणु होता है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है ये हमारे टेस्टिस अर्थात वृषण में होता है। जब मान लीजिए कि ये क्या हुआ, हमारा शुक्राणु हुआ, जब ये शुक्राणु ना, जब शुक्राणु नर जनन तंत्र से, जब हमारा शुक्राणु होता है, शुक्राणु नर जनन तंत्र से बाहर निकलता है और जब ये मादा जनन तंत्र पहुंचता है, याद रखिएगा कि जो शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु मादा जनन तंत्र में योनि के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा, तो योनि के द्वारा कहाँ पहुंचता है, हमारा शुक्राणु कहाँ पहुंचता है, मादा जनन तंत्र में। यहाँ से जो अंडाणु आता है ना, ये अंडाणु जो होता है ये हर मंथली, आप महिलाओं में पीरियड जानते होंगे, तो पीरियड के दौरान जो अंडाणु होता है, अंडा होता है, ये खराब हो जाता है। लेकिन उससे पहले लगभग मतलब जो हमारा पीरियड होता है ना, पीरियड के लगभग 10-12वें से 14वें दिन जो अंडा होता है ना, ये हमारे अंडाशय से बाहर निकलता है। ये जो हमारा क्या होता है, जो अंडाणु होता है, अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है। बाहर निकले कहाँ आता है, तो हमारे फिलोपियन नलिका में आता है। जब ये फिलोपियन नलिका में आता है ना, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से शुक्राणु प्रवेश क्या होता है, जब शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है, मान लीजिए कि अंडा यहाँ तक आया हुआ है, ठीक, ऐसे अंडाशय से अंडाणु बाहर निकला और अंडाणु यहाँ तक आया हुआ है, जब यहाँ पर ये शुक्राणु से अटैच होता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। और ये आप देख रहे हो कि जो निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, ये जो हमारे निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, तो ये हमारे कहाँ होती है, फिलोपियन नलिका में संपन्न हो रही है। ये कौन सी नलिका होती है, जिसे हम कहते हैं फिलोपियन नलिका, इसे हम क्या कहते हैं, फिलोपियन नलिका। तो याद रहेगा कि जो मानव में जो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है ना, ये हमारा क्या होती है, फिलोपियन नलिका में संपन्न होती है। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछता है कि बताइए जो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कहिएगा कि जो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है ना, ये हमारे फिलोपियन नलिका में होती है। और निषेचन क्या होता है, तो इसमें अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ये हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु मिल गए, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा ना, मान लीजिए कि देखिए ये क्या हुआ, हमारा अंडाणु हुआ, ये हमारा क्या हुआ, अंडाणु हुआ, और ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या हुआ, शुक्राणु हुआ। जब यहाँ पर अंडाणु शुक्राणु से मिला ना, यहाँ पर जहाँ अटैच हो गया, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। और आप देख रहे हो कि ये हमारा क्या है, अंडाणु है, अंडाणु का ये अगला भाग है, इसमें क्या पाया जाता है, हमारा एक्रोसोम पाया जाता है। ये जो हमारा अंडाणु होता है ना, शुक्राणु होता है, शुक्राणु का जो ऊपरा भाले संरचना होती है ना, उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। जो एक्रोसोम जब अंडाणु से अटैच होता है, तो जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम जो अंडाणु की कवच होती है, जैसे कि आप अंडा खाते हो ना, तो अंडा के आप अंदर देखोगे ना, तो वहाँ पर कुछ उसका अंदर का अलग पार्ट होता है उस अंडा का जो मतलब अंदर का पार्ट होता है, उसे ढके हुए उसका कवच रहता है। तो मान लीजिए कि ये भी अंडा ही है, जो अंडाणु है अंडा भी है, तो इसके कवच को तोड़ेगा तभी तो शुक्राणु इसके अंदर जाएगा। तो जो कवच को तोड़ने का कार्य ये हमारा शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम करता है। और ये जो अंडाणु होता है ना, अंडाणु का जो कवच होता है, ये किसका बना होता है, आपसे कोई पूछेगा बताइए कि जो हमारा अंडाणु का कवच होता है, अंडाणु का कवच किसके द्वारा बना होता है, तो कहिएगा कि जो हमारा अंडाणु का कवच होता है ना, ये कोरोना रेडिएटा के द्वारा बना होता है। इस कवच को हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा, याद रहेगा कि जो कवच होता है, कवच कोरोना रेडिएटा का बना होता है, कोरोना रेडिएटा का बना होता है। ये जो हमारा कवच होता है, कवच कोरोना रेडिएटा का होता है, बना होता है। और इसी को कवच को तोड़ करके जो शुक्राणु होता है, ये कहाँ जाता है, तो हमारे अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, अर्थात इससे संलयित होता है, अर्थात मिल जाता है। इससे क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। अब देखिए यहाँ पर हमारे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। आप देख रहे हो कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल गए हैं।
यहाँ पर नर युग्मक और मान लीजिए कि ये पहले यहाँ पर अटैच हुआ तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। लेकिन यहीं पर आप कुछ समय बाद देखोगे ना तो जो अंडाणु होगा, अंडाणु है ना, अंडाणु में जो शुक्राणु होगा, शुक्राणु पूरी तरह पहुंच गया होगा। यहाँ पर कुछ शुक्राणु मान लीजिए कैसे यहाँ पर अंदर चला गया, तो जब ये अंडाणु और शुक्राणु मिल करके इस जो संरचना का निर्माण कर रहे हैं, इस संरचना को हम कहते हैं जाइगोट या फिर युग्मनज। ये जब अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं, जब अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के फलस्वरूप जो चीज हमें प्राप्त होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जाइगोट या फिर युग्मनज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये अंडाणु था और जब इसमें शुक्राणु पूरा प्रवेश कर चुका था तो इसके पूरा अंदर चला गया है, तो इसे हम कहते हैं जाइगोट। इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। इसे हम कहते हैं जाइगोट या फिर हम इसे क्या कहते हैं बताइए, युग्मनज। हिंदी में से हम क्या कहते हैं, युग्मनज, और इंग्लिश में से हम कहते हैं जाइगोट। निषेचन के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। ये जो हमारा निषेचन होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई और यहाँ पर पूरी तरह हमारा शुक्राणु का हो चुका है, पहुंच गया है, तो इसे हम कहते हैं जाइगोट। इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट, या फिर हिंदी में से हम कहते हैं युग्मनज, युग्मनज। जब यहाँ पर यह संलयित होगा ना, जब इसका विकास होने लगता है, ठीक। ये जो हमारा युग्मनज होता है ना, याद रखेगा कि जो हमारा युग्मनज होता है ना, आपने सुना होगा कि जो बच्चा होता है ना, बच्चा का क्या होता है, जो बच्चा होता है, बच्चा का जो पालन पोषण या फिर जब तक वो 9 महीने तक नहीं रहता है वह माँ के गर्भ में रहता है। यहाँ पर अर्थात जो माँ का गर्भाशय हुआ ये हुआ, तो बच्चा तो यहाँ पर पलता है ना, बच्चा जो होता है ये यहाँ पे पलता है, लेकिन ये जो युग्मनज बना ये हमारे यहाँ पे बन गया, तो यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगता है ना। मान लीजिए कि फिलोपियन नलिका में हमारा युग्मनज बन गया, अर्थात हमारी निषेचन की प्रक्रिया फिलोपियन नलिका में संपन्न हो गई। अब फिलोपियन नलिका में जो हमारा युग्मनज बना है, युग्मनज को गर्भाशय में आने में कुछ समय लगा तो होगा ना, तो इसको इस गर्भाशय में आने में लगभग 1 सप्ताह लगता है। कितना सप्ताह, 1 सप्ताह, मतलब 7 दिन। याद रहेगा जो हमारा युग्मनज होता है ना, युग्मनज को मादा गर्भाशय में स्थापित होने के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। यहाँ पर जो हमारा युग्मनज होता है, युग्मनज को मादा गर्भाशय में पहुंचने के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। मतलब ना जब इसमें युग्मनज मिल जाता है, जब हम निषेचन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, जब ये जाइगोट बन जाता है, तो जो जाइगोट होता है ये धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह में मादा गर्भाशय में यहाँ पे पहुंच जाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, यहाँ पर हमने एक चीज देख लिया, ठीक। देखिए ये तो हमारा टेस्टिस हुआ ना, स्क्रीनशॉट लेंगे, कहाँ लेंगे, ये तो आपको समझ में आइए गया होगा, ठीक। देखिए ये पहला हमारा क्या हुआ, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। हमने देखा कि जब हमारा निषेचन हुआ, अर्थात निषेचन में हमारा क्या हुआ, अंडाणु और शुक्राणु मिल गए, तो इससे हमारे जाइगोट का निर्माण हुआ। जो हमारा क्या हुआ, जो हमारा निषेचन हुआ, निषेचन के फलस्वरूप हमारे जाइगोट का निर्माण हुआ। अब ये जाइगोट जो होगा ना, जाइगोट के बाद हमारे किस स्थिति, मतलब किस चीज का निर्माण होता है। मान लीजिए कि जब निषेचन हुआ, निषेचन का थोड़ा बहुत विकास हुआ, तो उसे हमने युग्मनज जाइगोट किया। अब जब मान लीजिए जाइगोट है, तो जाइगोट का भी तो विकास होगा ना, कि बस वो वैसे ही रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग जब छोटे थे तो हमारी जो आकृति थी वो कुछ और थी, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए हमारे में बहुत परिवर्तन हुआ और हमारा विकास होते चला गया। जब हम छोटे थे तो हम बेबी कहे जाते थे, मतलब बच्चे कहे जाते थे, लेकिन उससे जब बड़े हुए तो कुछ और कहे जाते थे। जब हम 12 और 18 वर्ष के बीच में है तो हम किशोरावस्था कह जाएंगे, जब उसके बाद जाएंगे तो हम वयस्क कहने जाएंगे, जब उसके बाद जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बुढ़ावस्था आ जाएगी, वृद्धावस्था आ जाएगी। वैसे ही जब ये एकदम सिंपल था, मतलब ये बहुत बच्चा था, जब बस ये मिला तब इसने निषेचन किया, निषेचन कहा गया इसे। लेकिन जब थोड़ा बहुत इसका मतलब जब ये निषेचित हो गया, कुछ और विकास हुआ, तो उसे हमने युग्मनज कर दिया। अब यहाँ पर युग्मनज का भी तो विकास होगा ना, तो याद रखेगा कि जो युग्मनज का विकास होता है इसे हम भ्रूणावस्था कहते हैं। इसे हम भ्रूणावस्था इंग्लिश में कहते हैं, इसे एब्रॉय, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। जब हमारे जाइगोट का विकास होता है तो जाइगोट के विकास को हम भ्रूण कहते हैं, और जब हमारा भ्रूण का विकास हो जाता है तो उस समय हमारा जो बच्चा होता है वो परिपक्व हो जाता है। तो जो हमारा भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण के विकास से किसका निर्माण होता है, बेबी, अर्थात बच्चे का क्या होता है, हमारा निर्माण होता है। मतलब ना मानव के जन्म में 4 चरण होते हैं, 4 चरण के फलस्वरूप जो बच्चा होता है, बच्चे का निर्माण हो जाता है। इसमें जो पहला प्रक्रिया होती है, पहला प्रक्रिया निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया में क्या होती है, तो इसमें हमारे मादा जनन तंत्र से जो अंडाणु होता है, अंडाणु और जो हमारा नर जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र से जो शुक्राणु होते हैं एक दूसरे से संयोग करते हैं। इन दोनों के संयोग की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारा जाइगोट का निर्माण होता है, अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है। जब हमारा युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो वहाँ पर हमारे भ्रूण,
अर्थात एम्ब्रॉय का निर्माण होता है। और जब हमारा भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद हमारा बेबी मतलब वो 9 महीने का यहाँ पर जो भ्रूण होता है, भ्रूण का विकास लगभग 9 महीने तक होता है। जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो वह एक बेबी का रूप ले लेती है, एक बच्चे का रूप ले लेता है। और वही जो बच्चा होता है ये माँ के गर्भाशय से 9 महीने बाद योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, अर्थात वह धरती पर आ जाता है। तो याद रखिएगा ये हमारा क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये हमारा जब निषेचन का विकसित रूप जाइगोट कहलाया था, और जो जाइगोट का विकसित रूप है हमारा भ्रूण कहलाया है। लेकिन याद रखिएगा ना कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट भ्रूण अवस्था में पहुंचने के लिए 4 चरणों का मतलब 3 चरण इसमें होते हैं। जब हमारा जाइगोट होता है, जब जाइगोट 3 चरणों को कंप्लीट कर लेता है ना, तब जाकर वह भ्रूणावस्था में पहुंचता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको छत पर पहुंचना है, ये मान लीजिए कि हमारा सरफेस है और ये हमारा क्या है, स्पेस है। तो सरफेस से स्पेस तक पहुंचने के लिए ना इसमें मान लीजिए 3 स्टेप होते हैं। हमारा सरफेस का हुआ तो सरफेस हमारा जाइगोट होता है, और जो हमारा स्पेस होता है, स्पेस हमारी जो हमारा सरफेस होता है, सरफेस हमारा जाइगोट होता है, और जो हमारा स्पेस होता है, स्पेस हमारा भ्रूण होता है। तो जब हमारा सरफेस जाइगोट होता है, जाइगोट को स्पेस तक पहुंचने के लिए 3 चरणों को कंप्लीट करना होता है। इसमें जो हमारा पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप को हम कहते हैं मारुला। जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप को कहते हैं ब्लास्टुला। और जो हमारा थर्ड अर्थात जो हमारा स्पेस होता है, स्पेस अवस्था में पहुंचने के पहले जो हमारा थर्ड चरण होता है उसे हम कहते हैं ग्लेस्टुला। ठीक, इसमें जो हमारा पहला चरण होता है, यहाँ से हमें पहुंचने के लिए इसमें जो हमारा पहला चरण होता है, पहले चरण को मारुला कहते हैं। जो सेकंड होता है, सेकंड को ग्लेस्टुला। जो थर्ड होता है, थर्ड को हम कहते हैं गैस्ट्रुला कहते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, पहला होता है मारुला। जो सेकंड होता है, सेकंड हमारा होता है ब्लास्टुला। जो सेकंड होता है, सेकंड हमारा ब्लास्टुला होता है। और जो थर्ड होता है, थर्ड को हम कहते हैं ग्रेस्टुला। पता नहीं इसको लिखते कैसे हैं, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला। ये क्या होता है इसका, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला। इसमें डबल डबल है तो समझ नहीं आता। ठीक, याद रखिएगा कि जो हमारा जाइगोट होता है ना, जाइगोट भ्रूण अवस्था तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप्स को कंप्लीट करता है। इसमें जो हमारा पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप हमारा मारुला होता है। जो सेकंड होता है, सेकंड ब्लास्टुला होता है। और जो हमारा थर्ड होता है, थर्ड हमारा ग्लेस्टुला होता है। तो ये हमारी क्या होती है, पूर्ण निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पर 9 मंथ का समय लगता है। यहाँ से पहुँचने के लिए 9 मंथ का समय लगता है। निषेचन से जाइगोट को पहुँचने के लिए तुरंत हो जाता है, लेकिन जाइगोट को यहाँ से जाइगोट को मादा गर्भाशय में पहुंचने के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। और वहीं जो जाइगोट होता है, जाइगोट जब यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पर जब ये भ्रूण अवस्था जो जाइगोट होता है, जाइगोट को भ्रूण अवस्था में आने के लिए 3 चरण को कंप्लीट करना होता है। इसमें जो पहला चरण है अर्थात पहला स्टेप मारुला होता है। जो सेकंड स्टेप होता है ये हमारा ब्लास्टुला होता है। और जो थर्ड होता है, थर्ड हमारा ग्रेस्टुला होता है। मान लीजिए कि ये हमारा जाइगोट हुआ, जाइगोट ने जब अपना पहला स्टेप कंप्लीट किया तो वह कुछ ऐसा हुआ। जब इसने दूसरा अपना स्टेप कंप्लीट किया तो कुछ ऐसा हुआ। और जब इसने तीसरा ऐसा कर लिया तो तीसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया तो ये हमारा क्या हो जाता है, भ्रूण हो जाता है। और जो भ्रूण होता है, भ्रूण का विकास लगभग 9 महीने तक होता है। और जब भ्रूण का विकास लगभग 9 महीने तक हो जाता है तब जाकर कहीं ना कहीं एक हमारी जिस बच्चे का क्या होता है, ये बच्चे का निर्माण होता है। ये कौन सा बच्चा है समझ जाइए, मतलब क्या होता है, ये 9 महीने के बाद एक बच्चे का निर्माण होता है। और जो यही बच्चा होता है यह 9 महीने बाद माता के योनि से शरीर से बाहर निकल जाता है और इस धरती पर क्या करता है, तो घूमता फिरता हुआ अपना जीवन यापन करता है, जैसे कि हम लोग हुए। मतलब इसका पूरा विकास हो गया, अब ये चलने फिरने लगा है, एक्टिव कुछ ज्यादा ही बन गया ना, कोई बात नहीं। ये हमारा क्या हुआ, पूरा मानव जन्म तंत्र हुआ। यहाँ पर याद रखेगा कि जब ये बच्चा जो होता है ना, जब माँ की गर्भाशय में होता है, ये जो बच्चा होता है, बच्चा जब माँ की गर्भाशय में होता है तो ये पोषण के लिए क्या करता है, जब ये माँ के गर्भाशय में होता है तो ये पोषण जो प्राप्त करता है ये हमारे प्लेसेंटा, हिंदी में से हम कहते हैं अपरा। ठीक, ये क्या करता है, प्लेसेंटा से, ये प्लेसेंटा से पोषण प्राप्त करता है, ये प्लेसेंटा से पोषण प्राप्त करता है। आपसे यहाँ मतलब प्रश्न बनता है ना कि बताइए जो बच्चा होता है, बच्चा माँ के गर्भाशय में होता है तो वह किसके द्वारा पोषण की प्राप्ति करता है। तो आप आंसर लीजिए, लिखिएगा कि जो बच्चा होता है ना ये माँ के प्लेसेंटा से अपने पोषण को प्राप्त करता है। और जो हमारा प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा को हिंदी में हम कहते हैं अपरा। जो हमारा प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा को हम हिंदी में कहते हैं अपरा। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं मानव जनन, और मानव जनन पढ़ने का सबसे अच्छा मतलब ना इसका रिजल्ट ये है ना कि आप देख रहे हो कि आपका जो जन्म हुआ ना कहीं आपके माता पिता से हुआ है ना। तो इस पर ना एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। ठीक, कि मतलब जीवन में ना कोई कितना भी खास हो,
ठीक, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो श्रेय होता है हमारे मम्मी पापा को ही जाता है। हम अपने मम्मी पापा से ही जन्मे हैं, तो इसका जो पूरा श्रेय हमारे माता पिता को ही जाता है। तो ये मतलब इस पर याद रहेगा कि जीवन में कोई कितना भी खास हो ना, समय के साथ सब बदल जाता है। अगर आपको जीवन में किसकी मतलब जिसकी कदर करनी चाहिए ना, अपने माता पिता कीजिएगा, किसी के पीछे मत भागिएगा। अगर करना हो तो कदर अपने माता पिता कीजिएगा। इस जीवन में कोई मतलब इस ज़िंदगी में कोई किसी का खास नहीं होता है, खास सबके मम्मी पापा ही हैं। तो इसके साथ ये एक मोटिवेशन होता है, तो मोटिवेशन नहीं देख लीजिएगा किसके साथ, हमारे मानव जनन तंत्र का, क्योंकि जो मानव जनन तंत्र है जिससे हम विकसित हुए हैं वह हमारे मम्मी पापा ही हैं। तो जीवन में कोई खास हो या ना हो, मम्मी पापा को खास हमेशा बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही है। मतलब आशा करती हूँ कि आपको जो मानव जनन है ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।